अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 5 GNM और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। दुनिया भर से आज की 5 बड़ी खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मकबूजा कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल के हवाले से। नाज़रीन किराम, मकबूजा कश्मीर के अंदर 72 रोज हो चुके हैं, कर्फ्यू मुसलसल जारी है। लोग सड़कों पर निकलते हैं, मुजाहरे करते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अब जो ताज़ा खबर मकबूजा कश्मीर से सामने आ रही है, खवातीन ने रैली निकाली है श्रीनगर के अंदर। लाल चौक के करीब उन्होंने जब मुजाहरा किया तो खवातीन की रैली पर धावा बोल दिया भारतीय गासिब फौज ने और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इन खवातीन में फारूक अब्दुल्ला जो साबिक के वजीर आला है मकबूजा कश्मीर के, उनकी बहन भी है और इसी तरह से दीगर सियासी वर्कर्स खवातीन भी हैं। सवाल यह पैदा होता है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर कर्फ्यू कब खत्म होगा? क्या भारत अपना जो आर्टिकल 370 का फैसला है उसे वापस ले लेगा? और इस वक्त कितनी खवातीन भारत की जेलों के अंदर है? नाज़रीन किराम, पिछले 2.5 माह से तकरीबन 14,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डाला गया है। इनमें खवातीन की तादाद तकरीबन 1,500 के लगभग जो है बताई जा रही है। साथ ही साथ बच्चे भी 1,500 से ज्यादा गिरफ्तार हैं। और ये कश्मीर की सूरत हाल, नाज़रीन किराम, पाकिस्तान मुसलसल कोशिशें कर रहा है लेकिन इसके बावजूद खत्म नहीं हो रही। इसलिए इसका वाहिद हल और जिसके बारे में हम मुसलसल बात कर रहे हैं वो यही है कि अमलन कश्मीर के अंदर पाकिस्तान से और दुनिया भर से जो लोग जाना चाहते हैं उन्हें रास्ता मुहैया किया जाए, उन्हें कश्मीर के अंदर भेजा जाए। साथ ही साथ नाज़रीन किराम, जब तक कश्मीर के लोगों को मुसल्ला नहीं किया जाएगा, कश्मीर के लोगों की मदद नहीं की जाएगी, तब तक कश्मीर की आज़ादी नामुमकिन नजर आती है। एक और बात कर लेते हैं, ये खबर मलेशिया और भारत के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन किराम, आप डॉक्टर महातीर मोहम्मद को तो जानते होंगे। 94 साला डॉक्टर महातीर मोहम्मद दुनिया के सबसे बूढ़े और ज़ईफ तरीन जो वजीर आजम हैं इस वक्त। मलेशिया की तकरीबन वो 26 से 27 साल खिदमत कर चुके हैं। मलेशिया को दुनिया के टॉप के तरक्की याफ्ता मुल्कों में डॉक्टर महातीर मोहम्मद ने जो है खड़ा किया। और साथ ही साथ उम्मत मुस्लिमा की आवाज बनने के हवाले से डॉक्टर महातीर मोहम्मद एक बहुत बड़ा नाम है। मसला कश्मीर हो या मसला अफगानिस्तान, फलस्तीन हो या फिर इराक और शाम के अंदर मुसलमानों पर जुल्म, बर्मा के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो या फिर बांग्लादेश के अंदर जहां कहीं मुसलमानों पर जुल्म होता है, डॉक्टर महातीर मोहम्मद अपना किरदार अदा करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया तकरीर के अंदर मसला कश्मीर पर डॉक्टर महातीर मोहम्मद ने इंतहाई अहम तरीन मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा था और पाकिस्तान की हिमायत की थी और भारत के बारे में कहा था कि भारत जुल्म कर रहा है कश्मीर के अंदर, उसे जुल्म बंद करना चाहिए। भारत ने पहले तो डॉक्टर महातीर मोहम्मद को धमकी दी और उन्हें समझाया कि आप अपनी तकरीर को वापस लें, जो आपने कश्मीर के हवाले से जो बयान दिया है उसे वापस लिया जाए। लेकिन डॉक्टर महातीर मोहम्मद की जुर्रत को सलाम करना चाहिए कि उन्होंने इस बयान को वापस ना लिया। बदले में भारत ने मलेशिया के साथ तिजारती ताल्लुकात खत्म करने का जो है वो दावा किया और इंदिया दिया और भारत ने धमकी दी है मलेशिया को कि अगर उन्होंने मसला कश्मीर पर वापस से अपना जो तकरीर है वापस ना ली तो उनके खिलाफ जो तिजारती ताल्लुकात हैं वो खत्म कर देंगे। नाज़रीन किराम, भारत और मलेशिया के दरमियान जो तिजारती ताल्लुकात हैं वो इंतहाई अच्छे हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के करीब हैं और दोनों एक दूसरे की चीजों के मोहताज हैं। 10 अरब डॉलर से जायद की चीजें भारत को मलेशिया सालाना बेचता है और 6.4 अरब डॉलर की अशिया जो है भारत से मलेशिया दरामद करता है। इस एतबार से मलेशिया का पलड़ा भारी है। मोदी सरकार ने महातीर मोहम्मद की हुकूमत को धमकी दी है कि जो पाम ऑयल दुनिया के अंदर मशहूर है महातीर मोहम्मद का और मलेशिया का, उसे ना खरीदा जाएगा भारत के अंदर और ना ही उसे जो है वो बेचने दिया जाएगा। तो क्या मलेशिया के खिलाफ भारत का ये जाबिराना और आमिराना और यकतरफा इकदाम किसी तौर पर दुरुस्त हो सकता है? यकीनन इसकी मजम्मत की जा सकती है। पाकिस्तान का जो भी दोस्त होगा भारत उसके खिलाफ इस तरह की साजिशें करता रहेगा। इससे पहले श्रीलंका की जो क्रिकेट टीम थी उसके खिलाफ भी और इसी तरह से पाकिस्तान का जो भी मुल्क साथ देता है भारत वहां जाकर साजिशें करता है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ना रखे जाएं। दूसरी जानिब डॉक्टर महातीर मोहम्मद से इसलिए भी मोदी सरकार को चिढ़ है क्योंकि डॉक्टर महातीर मोहम्मद ने दुनिया के मशहूर जो मुबल्लिग हैं डॉक्टर जाकिर नाइक, उनको अपने यहाँ पनाह दे रखी है और भारत ये चाहता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के जरिए से जो हिंदू मुसलमान हो रहे हैं उनको रोका जाए और उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें कत्ल करवा दिया जाए।
इसलिए भी भारत सरकार को मलेशिया से चिढ़ है। बहरहाल नाज़रीन किराम, जो जुल्म के खिलाफ बोलता है, जालिमों के खिलाफ खड़ा होता है, उम्मत मुस्लिमा की आवाज बनता है, मजलूमों की आवाज बनता है, अल्लाह उसका हामी और नासिर होता है। एक और बात कर लेते हैं, यह खबर पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के दौरे सऊदी अरब के हवाले से है। 3 हफ्तों के दौरान वजीर आजम पाकिस्तान दूसरी मरतबा सऊदी अरब के दौरे पर पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और किंग सलमान से खुसूसी मुलाकातें होंगी। इससे पहले ईरान का दौरा पाकिस्तान के वजीर आजम कर चुके हैं, हसन रूहानी से मुलाकात भी हुई है। देखा जाए तो बुनियादी तौर पर इस दौरे का मकसद ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाना है और साथ ही साथ यमन की जंग को खत्म करवाना है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान की इन कोशिशों के नताइज निकलेंगे, मुस्बत असरात निकलेंगे? देखा जाए तो माजी का जो रिकॉर्ड है वो इस हवाले से कोई खुशकुन नहीं है, कोई अच्छी खबर नहीं है। माजी के अंदर इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है और ईरान की जानिब से नाज़रीन किराम इराक के अंदर, शाम के अंदर, यमन के अंदर और इसी तरह से लुबनान के अंदर जो मलेशिया है, जो फौजें हैं, उन्हें भला ईरान कैसे बहुत जल्द वापस बुला सकते हैं। फौरी तौर पर तो नताइज आना मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ इस दौरे का एक और अहम तरीन मकसद नाज़रीन किराम वो ये है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान सऊदी अरब को और दीगर अरब ममालिक को कायल कर रहा है कि वो भारत को मकबूजा कश्मीर के अंदर जुल्म करने से रोकें और कर्फ्यू उठाने के हवाले से अपना किरदार अदा करें। लेकिन नाज़रीन किराम, मैं आपको अंदर की खबर देता चलूं। नाज़रीन किराम, इस वक्त तुर्की शाम के अंदर दाखिल है। तुर्की बहुत बड़े पैमाने पर ऑपरेशन कर रहा है और इस ऑपरेशन की पाकिस्तान और मलेशिया हिमायत कर चुके हैं। इसलिए मुझे नहीं नजर आता कि पाकिस्तान के वजीर आजम और इसी तरह से मसला कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की खुलकर अरब ममालिक की तरफ से कोई तायीद की जाए या पाकिस्तान की कोशिशों के हवाले से कश्मीर की कर्फ्यू उठाने के हवाले से कोई बड़ा जो है वो कारनामा सर अंजाम दिया जाए। तो इसलिए ज्यादा खुशफहमी में पाकिस्तान को नहीं रहना चाहिए। बहरहाल पाकिस्तान का सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। दोनों सारे ममालिक जो है पाकिस्तान के साथ मफादात के एतबार से जो है पाकिस्तान की मदद करते हैं और पाकिस्तान भी बदले में उनको जो है फायदा पहुंचाता है। एक और बात कर लेते हैं, ये खबर मुत्तहिदा अरब इमारात और ईरान के ताल्लुकात और इसी तरह से यमन की जंगबंदी के हवाले से है। नाज़रीन किराम, हसन रूहानी का इंतहाई अहम बयान सामने आया है। ईरानी सदर ने यह कहा है कि मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ ईरान के ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं और मुत्तहिदा अरब इमारात के 2 इंतहाई अहम हुकूमती जिम्मेदारों ने ईरान का दौरा किया है और मामलात तय किए हैं। साथ ही साथ नाज़रीन किराम, जो अदन है, जो यमन का एक मशहूर शहर है, जो सूबा है, वहाँ से भी जो मुत्तहिदा अरब इमारात की फ़ौजें हैं उनको निकालने के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं। और साथ ही साथ सऊदी अरब ने भी इत्तिफाक किया है कि जो अदन और यमन की हुकूमत उनके दरमियान मामलात को तय करवाया जाए। अगर देखा जाए तो नाज़रीन किराम, इस वक्त कुछ ढील नजर आ रही है ईरान की जानिब से भी और मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से भी। यमन को तकसीम करने का जो मामला था, इससे सऊदी अरब बहुत ज्यादा जो है वो जो है परेशान नजर आता है। यही वजह है कि यमन के मामले में अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद तलब की और साथ ही साथ बैकडोर राब्ते भी चल रहे हैं ईरान के साथ। अगर मुत्तहिदा अरब इमारात अकेला यमन से निकलता है तो इसका मतलब है कि अरब इत्तेहाद के दरमियान दरारें पड़ चुकी हैं। और अगर ईरान और मुत्तहिदा अरब इमारात के ताल्लुकात मुस्तहकम होते हैं और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात ईरान के अच्छे नहीं होते हैं तो इसका मतलब है फिर भी दरमियान में इख्तलाफात हैं आपस में अरब ममालिक के दरमियान। ये बहुत ख़तरनाक बात है। लेकिन बहरहाल मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए से हल करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी जानिब ईरान से अच्छी तवक्को या अच्छी उम्मीद रखना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ईरान का नज़रिया तो ये है कि जब तक मुक़द्दस मकामात तक वो ना पहुँचे तो उनकी हुकूमत का और उनकी जो इनकलाब था वो पूरा नहीं होगा, जो खुमैनी इनकलाब 1979 के अंदर लाया गया था। एक और बात कर लेते हैं, ये खबर शाम के अंदर तुर्की के फौजी ऑपरेशन के हवाले से है। नाज़रीन किराम, 7वां रोज है तुर्की ने शाम के अंदर फौजी ऑपरेशन शुरू कर रखा है। इस ऑपरेशन में तुर्की को बड़े पैमाने पर कामयाबियां भी मिल रही हैं। साथ ही साथ तुर्की की जो फौज है उसके 3 जो फौजी हैं वो शहीद हो चुके हैं इस ऑपरेशन के दौरान। लेकिन दूसरी जानब नाज़रीन किराम, इस ऑपरेशन की मुखालफत में आलमी ताकतें मुत्तहिद हो चुकी हैं। अमरीका ने भी तुर्की के खिलाफ पाबंदियां आयद कर दी हैं। तुर्की के 3 जो अहम तरीन वजीर थे उन पर पाबंदियां लगा दी हैं, उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया है, वो अमेरिका नहीं जा सकते और इसी तरह से वो इंटरनेशनल जो बैंकिंग के जरिए से मामलात हैं वो नहीं कर सकते। साथ ही साथ ट्रंप ने धमकी दी है कि वो तुर्की की मईशत को तबाह कर देंगे।
सवाल ये पैदा होते हैं कि ये तुर्की का जो ऑपरेशन है शाम के अंदर, इसके अहदाफ और मकासद क्या है। नाज़रीन किराम, जिस तरह से पहले उर्दगान ये कह चुके हैं कि इस ऑपरेशन के जरिए से शामी मुहाजिरीन को वापस पुरअमन इलाकों में भेजना है और साथ ही साथ जो कुर्द बागी हमले करते थे तुर्की पर उनको रुकवाना है। लेकिन नाज़रीन किराम, इस ऑपरेशन की मुखालफत अरब जो ममालिक हैं उनकी तरफ से भी की जा रही है, साथ ही साथ यूरोप के ममालिक की तरफ से भी की जा रही है, और दूसरी तरफ से अमेरिका भी इस ऑपरेशन का मुखालिफ नजर आता है। अगर तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान इस ऑपरेशन को कामयाबी से हैंडल कर लेते हैं तो ये तुर्की की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन इसके साथ साथ जो अहम तरीन बात है नाज़रीन किराम, ये एलानिया जंग है। तुर्की के ऑपरेशन बाकायदा तौर पर जो ऑपरेशन है ये एलानिया तौर पर जंग है इसराइल के खिलाफ। यही वजह है कि इसराइल के अंदर जो इसराइल के साबिक फौज के जर्नैल थे उन्होंने तिल अबीब के अंदर जो है बड़े पैमाने पर मुजाहरा किया है तुर्की की एम्बेसी के सामने, और इसराइल की हुकूमत से इन जर्नैलों ने मुतालबा किया है कि शाम के अंदर तो इसराइल को जाना चाहिए था, इसराइल को कब्जा करना चाहिए था। ग्रेटर इसराइल का जो हदफ है उसमें शाम जो है वो इसराइल के मातहत होना है, इसराइल का कब्जा होना है शाम के अंदर। फिर तुर्की वहां पर कैसे आ गया कंट्रोल और कब्जा करने वाला। इसलिए नाज़रीन किराम, अब गेम जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर तब्दील हो चुकी है और तुर्की ने जो यहूदियों के अहदाफ और मकासद थे उन्हें जो है पलट कर रख दिया है। और उर्दगान की फिरासत को दाद देनी चाहिए कि उन्होंने बर वक्त जो है ये ऑपरेशन किया है। और इससे पहले पिछले जब से 2011 से जंग शुरू है शाम के अंदर, उसी वक्त से उर्दगान जो है वो किसी ना किसी तौर पर जो है शाम की जंग के अंदर दाखिल हैं। लेकिन जिस तरह से इसराइल ने पिछले 6-7 महीनों से जो शाम के अंदर हमले शुरू किए थे और फौजी कार्रवाइयां शुरू की थी, उसे रोकने के लिए जो है उर्दगान ने यह ऑपरेशन शुरू किया था। और इसी तरह से इराक पर भी इसराइल ने हमले किए थे और इराक के अंदर भी इसराइल दाखिल हुआ था, और बल्कि अभी भी बाकायदा वहां पर उनकी कार्रवाइयां चल रही हैं। तो इसराइल को शाम और इराक से भगाने के लिए और इसी तरह से यूरोपियन ताकतें जो तुर्की को तुड़वाना चाहती हैं कुर्द बागियों के जरिए से, उनको तोड़ने के लिए, उनको रुकवाने के लिए उर्दगान ने ऑपरेशन शुरू किया है। बहरहाल अब ये तो वक्त ही बताएगा कि तुर्की को इसमें कितनी कामयाबी मिलती है और दुश्मन किस हद तक इसमें नाकाम होते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।